हेलो माय डियर स्टूडेंट, आइए हम आगे अध्ययन करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखने की प्रक्रिया के बारे में आगे समझा था, वहाँ एक घटना के बारे में हमने चर्चा किया। मुख्य रूप से वो है प्रकाश का परावर्तन। हमने सीखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। वहाँ पे हमने देखा कि जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे घटना शब्द हम लोग बार बार यूज करेंगे स्टूडेंट। फिजिक्स में घटना का मतलब याद रखिएगा, दुर्घटना नहीं होता है। घटना का मतलब होता है घटित होना, अर्थात कुछ भी होना, कुछ चेंज होना। अगर कुछ भी बदलाव हो रहा है तो फिजिक्स की भाषा में हम उसको कहते हैं कि घटित हो रहा है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कुछ बदलाव क्या हो रहा था, प्रकाश किरण जा रही थी, सतह से टकराई और लौट गई, तो यहाँ कुछ परिवर्तन आया, हम कहेंगे कुछ घटित हुआ। तो इस घटना को हमने क्या नाम दिया, प्रकाश का परावर्तन। आइए अच्छा आगे चलते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में हम थोड़े से डिटेल में स्टडी करते हैं। थोड़ा सा एक बात समझिए स्टूडेंट, जैसे अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम एक सरफेस बना रहे हैं, एक सतह है, मान लीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इससे प्रकाश का परावर्तन होना है। अब अगर मान लीजिए कोई एक प्रकाश किरण आई ऊपर से, ऐसे आई, अब ये प्रकाश किरण इस सतह से टकराने के बाद किस दिशा में जाएगी। अब मान लीजिए हम ऐसे अपने मन से बना लिए कि ये इधर जा रही है, टकराने के बाद परावर्तित किरण इधर जाएगी। तो एक बच्चा अगर शरारती था, वो तुरंत पूछेगा, कोई भी पूछ सकता है कि आप उधर ही क्यों बनाए, उधर ही क्यों जाएगी, यहाँ से टकरा के इधर काहे नहीं आ गई, या अंदर काहे नहीं चलेगी, इधर भी आपने बनाया था तो इसमें बहुत सारी संभव दिशाएं थी, इन सब दिशाओं में क्यों नहीं जाएगी, आप यही खाली दिशा कैसे कह रहे हैं कि जाएगी। तो उसको आप समझाएंगे कि देखिए, ये जो किरण है, प्रकाश किरण जब सतह से टकराती है तो इसको लौटने के बाद, टकराने के बाद किधर लौटेगी, इसके लिए कुछ नियम है, इसके कुछ कंडीशन होती है कि इसको उसी दिशा में जाना है। क्योंकि कोई किरण बार बार मनमानी एक दिशा से आई तो जब भी टकरा के जाएगी तो किसी एक ही दिशा में जाएगी, सभी दिशाओं में तो संभव है नहीं जाना उसका। इसका मतलब किस दिशा में जाएगी उसके लिए कुछ उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ कंडीशन होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि वो किस दिशा में जाएगी टकराने के बाद। तो कुछ उसके लिए नियम है जो ये बताते हैं कि परावर्तित किरण अर्थात टकराने के बाद सतह किस दिशा, प्रकाश किरण किस दिशा में जाएगी, उन नियमों को कहते हैं परावर्तन के नियम। हमने स्टूडेंट फिर से बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, क्या चर्चा किया कि जब प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है तो टकराई तो उसके बाद किसी एक ही दिशा में जाना है ना उसको, तो जिस दिशा में जाना है ये कैसे पता चलेगा, इसको बताने के लिए मतलब उसके पास कुछ कंडीशन होते हैं कि किस दिशा में जाएगी, और उन कंडीशन को ही हम कहते हैं परावर्तन के नियम। तो आइए हम देखते हैं वो क्या क्या कंडीशन है जो परावर्तित किरण की दिशा को निर्धारित करते हैं, मीन्स जो डिसाइड करते हैं कि परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे किस दिशा में जाएगी। आइए हम इसको समझते हैं स्टूडेंट। परावर्तन के दो नियम हैं जो परावर्तित किरण की दिशा को बताते हैं। हालांकि उसको जानने से पहले थोड़ा सा एक दो टर्म का हमें यहाँ जरूरत है सीखना, ताकि उसका हम यूज कर सके। देखिए स्टूडेंट, जो किरण सतह पे आ रही है, इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। इसको नाम दिया जाता है आपतित किरण। ये क्या हो रही है, आ रही है, ये सतह पे आ रही है, तो आपतित किरण याद रहेगा, बहुत आसान है। इंग्लिश में कहते हैं इसको इंसिडेंट रे। और आपतित हुई, यहाँ सतह पे टकराई, तो जिस बिंदु पे टकराई वहां पे आपतित हुई, तो उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पर क्या हुई है, आपतित हुई है, इसलिए इस बिंदु को क्या नाम देते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
अब देखिए इतना चीज हमें पता चल गया है। अब जब किरण टकराएगी तो इसको लौटना भी है, लौटेगी जब, तो हमने एक चीज देखा कि परावर्तन, वहां जो घटना होती है उसको हम परावर्तन का नाम दिए हैं, इसीलिए उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण की दिशा बताने के लिए हमें परावर्तन के नियम की जरूरत है। तो परावर्तन के नियम में एक और टर्म का यूज होता है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, एक टर्म का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए उस टर्म को आइए चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जिस बिंदु पे प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ध्यान से समझिए, आपतन बिंदु जो है उस पर यदि हम सतह के लंबवत एक रेखा इमेजिन करें, हाँ हमने क्या किया है, एक लाइन इमेजिन किया है, कहां पर, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत। याद रखिए हमने यहां पर क्या लिखा है, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत, किसके लंबवत होना चाहिए, सतह के लंबवत, जो काल्पनिक रेखा होगी, मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं, प्रकाश किरण पड़ी तो हम लाइन तो खींचने नहीं लगते फटाक से, वहां पर हम इमेजिन कर रहे हैं एक लाइन जो सतह के लंबवत है। और कहां पर हमें ड्रा करना है, सतह के लंबवत तो हम कहीं भी ड्रा कर सकते हैं लेकिन हमें कहां पर ड्रा करना है, आपतन बिंदु पर। तो उस रेखा को हम नाम देते हैं नॉर्मल, इंग्लिश में कहते हैं अभिलंब। इस रेखा को हम नाम देते हैं अभिलंब। तो अभिलंब इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, a line which is drawn perpendicular to the surface at point of incidence। आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत खींची गई रेखा या इमेजिन की गई जो रेखा है वही कहलाती है नॉर्मल। ठीक है, चलिए अच्छा आगे चलते हैं। हमने देखा कि जो किरण यहाँ से टकराएगी, टकराने के बाद जो लौटेगी, तो चूंकि ये परावर्तन यहाँ पर हो रहा है, तो इस किरण को हम नाम देते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या नाम दिया जाएगा, परावर्तित किरण, इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये दो तीन टर्म जरा ध्यान आपको रखना है अच्छे से, और एक दो टर्म बाकी है, जाइए जल्दी से देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ कोण विशेष होते हैं, उनका भी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगा परावर्तन के नियमों को समझने के लिए। तो कोण जनरली हमेशा याद रखिए, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, इस तरह के जब नाम मिले तो याद रखिएगा ये सब कोण हमेशा अभिलंब से नापे जाते हैं। कहां से, अभिलंब से। तो अभिलंब से यदि हम आपतित किरण के बीच में, ये देखिए आपतित किरण है, अभिलंब तो ये है, तो अभिलंब से आपतित किरण के बीच का अगर हम कोण नापे तो इसको हम नाम देते हैं आपतन कोण। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, आपतन शब्द जो है आपतित से संबंधित है, तो आपतन कोण क्या है, इंग्लिश में कहेंगे इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपतन क्या कोण क्या हुआ, आपतित किरण का कोण, लेकिन नापना कहां से है, अभिलंब से, क्योंकि हम जानते हैं कोण दो रेखाओं के बीच का झुकाव होता है। तो नॉर्मल से नापना है, लेकिन दूसरी रेखा कौन होगी, यदि हम आपतित किरण के बीच का कोण नापेंगे तो आपतन कोण कहलाएगा। ऐसे ही अभिलंब से ही कोण नापना है, ऐसे ही अभिलंब से अगर परावर्तित किरण के बीच का कोण नापेंगे तो इसको हम नाम देते हैं परावर्तन कोण। इंग्लिश में इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपने समझा यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है। देखिए आपतन का फर्स्ट लेटर इंसिडेंस का आई से होता है, इसलिए इसको हम आई से डिनोट करते हैं जनरली, और ऐसे परावर्तन का रिफ्लेक्शन फर्स्ट लेटर है आर, तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म थे हमने सब देख लिया है लगभग, जिनकी हमें आगे जरूरत है एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। शुरू से हमने देखा जो किरण सतह पे आ रही है उसको हम कहते हैं आपतित किरण, जो सतह से टकरा के लौट रही है परावर्तित किरण। तीसरा यहाँ पर एक
जो है वो लाइन है। ध्यान दीजिए, किरण में हमने तीर लगाया हुआ है, ध्यान दीजिए। आप देखिए किरण और लाइन में फर्क कैसे पहचानेंगे। किरण है जो, उसमें सदैव तीर का निशान होना चाहिए, अन्यथा गलत माना जाएगा आपका चित्र। किरण का जो डायग्राम है, रे डायग्राम, वो गलत माना जाएगा। तो किरण में हमने तीर लगाया है और जो रेखा होगी उसको स्ट्रेट लाइन खाली बनाएंगे। और काल्पनिक है, हमने इमेजिन किया है तो डॉट 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 हमने बनाया है, उसको कंप्लीट नहीं बल्कि डॉटेड लाइन के रूप में बनाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अभिलंब की डिफिनीशन क्या हो गई। हमने देखा कि ये एक लंब ही है, लेकिन ये लंब कहाँ पर खींचा जाना चाहिए, आपतन बिंदु पर। और किसके लंबवत, सतह के लंबवत। तो अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत खींची गई रेखा या काल्पनिक रेखा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपतन कोण भी हमने देखा, अभिलंब से आपतित किरण के बीच आपतन कोण, अभिलंब से परावर्तित के बीच परावर्तन कोण, इतने कोण बनते हैं। दो कोण यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए हम लोग फिर से अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि परावर्तन के नियम क्या है। हाँ, हमें ये देखना था कि कौन से नियम हैं जो ये बताते हैं कि प्रकाश किरण सतह से टकराने के बाद किधर जाएगी। जो नियम इसको बताते हैं वही नियम क्या कहलाते हैं, परावर्तन के नियम। तो आइए उन नियमों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल रूप में समझते हैं और सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट, परावर्तन के दो नियम होते हैं और हमने ये भी देखा कि नियम क्या है, सिंपली वो कंडीशन है। वो यही ना बता रहे हैं, आप परावर्तित किरण के लिए कंडीशन बता रहे हैं कि तुम्हें ऐसे ही जाना है, मनमानी नहीं जाना है। हाँ, तो क्या है, कंडीशन है, एक तरह से लिमिट बता रहे हैं वो लोग कि इसी लिमिट में चलना है तुम्हें। तो देखिए दो कंडीशन है जो परावर्तन के नियम कहलाते हैं। आइए हम उनको देख लेते हैं। परावर्तन के नियम, इसमें कहेंगे लॉज, क्योंकि ये दो नियम है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए स्टूडेंट हम लोग सीखते हैं इसके बारे में। देखिए हमने चर्चा किया कि दो नियम है यहाँ पे, तो वन बाय वन, और दोनों क्या है, कंडीशन है। किसके ऊपर एक कंडीशन लगना है, परावर्तित किरण के ऊपर। तो देखिए क्या क्या कंडीशन है। देखिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये कहता है कि, ध्यान से सुनिए, ये आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब को मिलाकर जो प्लेन बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों को मिलाकर जो प्लेन बन रहा है, सतह जो बन रहा है, उस प्लेन में ही रहना है परावर्तित किरण को। पहला कंडीशन, फिर से एक बार बोल रहे हैं कि परावर्तित किरण को कहाँ रहना है, आपतित किरण और अभिलंब को मिलाकर जो प्लेन बना है उसी प्लेन में ही रहना है। अर्थात ये अभी तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन आपतित किरण और अभिलंब इसी बोर्ड के प्लेन में ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहला नियम ये कह रहा है कि जो परावर्तित किरण होगी वो भी इसी बोर्ड के प्लेन में ही होगी। वो इधर भी जा सकती है, इधर जा सकती है, इधर भी जा सकती है, लेकिन उसको रहना है इसी प्लेन में ही। ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाहर आ जाए या अंदर चला जाए, क्योंकि प्लेन चेंज हो जाएगा। तो पहला नियम कंडीशन क्या बताता है कि जो परावर्तित किरण होगी उसके लिए क्या कंडीशन है कि उसको उसी प्लेन में रहना है जो प्लेन कैसे बना है, आपतित किरण और अभिलंब से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहला नियम यह बताता है कि आपतित किरण अभिलंब ये दोनों से मिलकर जो प्लेन बना है तो उसी में तीसरे को भी रहना है। तो तीनों हो गए, अर्थात तथा हम क्या लिखेंगे, परावर्तित किरण। इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये तीनों सदैव एक ही तल में रहेंगे, तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं।
या रहते हैं, कह सकते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। आपतित किरण और अभिलंब जिस प्लेन में है उसी प्लेन में रहना है किसको, परावर्तित किरण को। तो एक कंडीशन से उसके पास क्या बाध्यता हो गई कि अब इसी प्लेन में रहना है, न तो उधर जा पाएगी न बाहर की तरफ जा पाएगी। लेकिन अभी भी इसके पास बहुत ऑप्शन है, इधर भी जा सकती है, इधर भी, बहुत सारी दिशाएं हैं, लेकिन जाना तो है किसी एक ही दिशा में। तो उस दिशा को फिक्स अब करेगा सेकेंड लॉ, दूसरा नियम। दूसरा नियम देखिए क्या कहता है। दूसरा नियम कहता है कि ये सभी नहीं दिशाओं में जा सकती, बल्कि आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बना रहा है, फिर से समझिए, आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बना रहा है उतना ही कोण उसको भी बनाना है। किसको, परावर्तित किरण को। फिर से समझिए कि इसको लौटना तो है इसी प्लेन में, लेकिन कंडीशन क्या है, जितना कोण आपतित किरण बना रही है उतना ही कोण बनाते हुए लौटना है किसको, परावर्तित किरण को। और इस कोण को हमने पहले ही क्या नाम दिया है, इधर आपतन कोण तो इधर परावर्तन कोण। अब देखिए जब हमने कोण फिक्स कर दिया तो अब इससे पहले या बाद में नहीं जा सकता, कम या ज्यादा नहीं हो सकता, अर्थात अब उसकी दिशा फिक्स हो गई, अब वो तटस्थ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जो आपतन परावर्तन कोण का मान है, इसका मान हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, आपतन कोण के बराबर। अर्थात यहाँ पर हम कहेंगे कि परावर्तन कोण का मान हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, आपतन कोण के। ये कंडीशन है, किसके ऊपर कंडीशन लग रहा है, ये लग रहा है परावर्तित किरण के बीच में। हाँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड बी इक्वल टू किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, बहुत आसान है। इस तरह से हमने देखा कि परावर्तित किरण की दिशा फिक्स हो गई, अर्थात अब उसको एक निश्चित दिशा मिल गई जिसमें उसको चलना है, और ये दोनों ही नियम कहलाते हैं परावर्तन के नियम। स्टूडेंट, हमने इसको बहुत अच्छे ढंग से सीखा कि परावर्तन के नियम का अर्थ क्या है और ये क्या है। हाँ, अर्थ क्या है, हमने देखा कि परावर्तन के नियम ये बताते हैं कि कोई प्रकाश किरण जब किसी सतह से टकराती है तो उसके बाद वो किधर लौटेगी, किस दिशा में जाएगी, तो हम कहेंगे इसको बताने के लिए क्या है, परावर्तन के नियम। और हमने देखा कि परावर्तन के नियम सिंपली कंडीशन है, वो कंडीशन किसके ऊपर लगते हैं, परावर्तित किरण के ऊपर, ताकि उसको बताएं कि उसको किस दिशा में जाना है। और दो नियम है, दोनों के बारे में हमने यहाँ पर अच्छे से सीखा। चलिए अच्छा, हम आएंगे अब आगे के चैप्टर में, आगे के हिस्सा में, परावर्तन वाले हिस्सा में मुख्यतः सारा का सारा जो कुछ भी हम पढ़ेंगे इन्हीं नियमों पे आधारित रहेगा। परावर्तन के नियम ही उसका आधार रहेगा, बेस रहेगा, उसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा। तो आइए हम लोग इसके अनुप्रयोग के बारे में सीखते हैं। आगे इसका हम सीखेंगे यूज। चलिए अच्छा, आगे प्रारंभ करते हैं। स्टूडेंट, हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि परावर्तन मुख्यतः हमें पढ़ना होता है जब, तो उसके दौरान जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम कहते हैं दर्पण। परावर्तन हमेशा दर्पण में ही होता है। सामान्यतया हम दर्पण के बारे में ही पढ़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि दर्पण क्या है, इसके बारे में हमने सीखा थोड़ा सा। आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं, मतलब दर्पण क्या कई प्रकार के हो सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे होता है उसमें परावर्तन, क्या क्या चीजें होती है। हाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे दर्पण के प्रकार और उससे संबंधित टर्म्स, मतलब शब्दावली। हाँ, आइए देखते हैं। तो हम आइए चर्चा कर लेते हैं दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। आइए सीख लेते हैं। स्टूडेंट, हमने देखा कि जितने भी दर्पण होते हैं काम तो उसका सेम है, उद्देश्य सेम है। क्या है, करता क्या है,
प्रकाश उस पर पड़ता है और लौटा देता है, प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो दर्पण चाहे जो हो, प्रकाश को लौटाने का ही तो काम रहेगा। तो इसमें चेंज क्या हो सकता है, उसमें प्रकार कहाँ से आएगा? इसका मतलब उसकी डिजाइनिंग में कुछ चेंज हो सकता है। तो मुख्यतः स्टूडेंट जो दर्पण का नामकरण होता है ना कि किस प्रकार का दर्पण है, उसके सतह के आधार पे होता है। और दर्पण में मुख्य कौन सी सतह यूज की होती है? जो दर्पण का काम कर रहा है, अर्थात जो परावर्तन कर रहा है। तो जो परावर्तनीय सतह है, जो सतह परावर्तन कर रहा है, उसी के आधार पे, उसी के प्रकृति के आधार पर दर्पण का नामकरण किया जाता है। समझिए कैसे? जैसे मान लीजिए अगर हम एक प्लेन सतह लें, हाँ, एक समतल अगर हम लें और इस समतल में हम एक साइड पॉलिश कर दें। स्टूडेंट ये चीज हमने छोड़ दिया है, बस आप जान लीजिए कि जनरली जो दर्पण बनता है उसमें ग्लास एक लेकर उसकी एक साइड में पॉलिश कर दी जाती है और जनरली वो सिल्वर की पॉलिश होती है, एजी। क्योंकि सिल्वर जानते हैं, आप देखे हैं, चांदी एक अत्यधिक चमकदार धातु है और ये सफेद रंग की होती है। तो इसकी पॉलिश करने से, क्योंकि ये सफेद रंग है तो ये चमकदार भी है, तो ये लगभग पूर्णतः प्रकाश का परावर्तन करता है। चांदी बहुत महंगी भी होती है, आप जानते हैं, इसीलिए पॉलिश करने के लिए कुछ विशेष टेक्निक का यूज किया जाता है और उसके बाद उस पर कोई पेंट लगा दिया जाता है ताकि चांदी न छूटे, वहां से रगड़े ना, किसी तरह से उसकी क्षति ना हो। तो इस तरह से दर्पण का निर्माण होता है। हालांकि इतना ही आप जानते रहिए, उतने का ही आपको काम है। तो मान लीजिए दर्पण है, एक हमने दर्पण कैसे लिया है, प्लेन सतह में पॉलिश किया है। तो यहाँ पर जो परावर्तन होगा स्टूडेंट, उसका सतह कैसा है? परावर्तनीय सतह मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, उसका नेचर कैसा है? वो सरफेस कैसा है? प्लेन है, समतल है। तो हमने देखा दर्पण तो पहले से ही था, ये दर्पण तो पहले से ही था, इसमें विशेष गुण जो आएगा उसके सतह की प्रकृति के आधार पे आएगा। और सतह कैसा है? समतल। तो इसको हम नाम देंगे समतल दर्पण। इसको क्या कहेंगे? समतल दर्पण। बहुत आसान है, जो दर्पण का नाम होता है उसकी प्रकृति के आधार पे होता है, उसके सतह की प्रकृति के आधार पर होता है। ऐसे ही और हमारे पास ऑप्शन है और तरह के दर्पण बनाने का। मान लीजिए हमारे पास एक हालो स्फीयर है ग्लास का। हालो मतलब खोखला गोला, इसका है, ग्लास का है। ग्लास मतलब कांच का है, खोखला गोला है। अब इसको अगर हम मान लीजिए ऐसे दो हिस्सों में कट कर दिए, दो हिस्सों में अगर हम कट कर देंगे तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पर एक जो है स्पून की तरह, चम्मच के जैसा, देखिए यहाँ पर आकार इधर बचेगा, इधर भी बचेगा। हम चाहे तो इसमें अगर पॉलिश कर दें तो ये दर्पण का काम करेगा। तो एक में हम जो है बाहर की साइड पॉलिश कर दे रहे हैं और एक हिस्सा में हम अंदर के साइड पॉलिश कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ दो तरह के दर्पण तैयार हो रहे हैं। हालांकि ये दोनों ही हिस्से किसका भाग है? इनका आकृति कैसा है? गोलाकार है। ये दोनों ही हिस्सों का जो आकृति है, आकृति और आकार अलग होता है बच्चों, याद रखिएगा। आकृति मतलब डिजाइन उसका से। तो आकृति कैसा है? गोलाकार। ये गोला के हिस्से हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है गोलीय दर्पण। इनको कहा जाता है गोलीय दर्पण। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण को क्या कहेंगे? प्लेन मिरर। ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में आइए थोड़ा सा कुछ और बातें सीखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा इसमें भी दो तरह की पॉसिबिलिटी है, दो तरह की संभावना है। अगर हम पेंट अंदर से कर दें तो क्या होगा? यहाँ पर इधर पीछे से तो पेंट है, तो प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा? दूसरे वाले भाग से। मतलब यहाँ पर प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि इसके उठे हुए भाग से हो रहा है। इधर से तो दबा है, तो इधर से क्या है? उठा हुआ है। तो प्रकाश का जो परावर्तन है उठे हुए भाग से हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं, ये जो तल है
यहाँ पर जिस तल से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वो तल कैसा है? उठा हुआ तल, उत्तल। तो इसीलिए इसको हम नाम देते हैं उत्तल दर्पण, क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है वो उत्तल वाले तल से हो रहा है, उठे हुए तल से हो रहा है। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए यहाँ वाले में क्या हो रहा है, इसमें हमने जो पॉलिश किया है वो बाहर वाले पे किया है, तो परावर्तन जो होगा वो अंदर वाली सतह से संभव हो सकेगा, क्योंकि इधर से तो पॉलिश है, पेंट लगा दिया गया है, तो इधर परावर्तन नहीं होगा। तो पॉलिश अंदर वाली सतह से होगा, अर्थात दबे हुए तल से होगा, धंसे हुए तल से होगा। तो ऐसे केस में कम दबा हुआ, इसके लिए शब्द यूज होता है अव। हाँ, जैसे कम गुण हो तो अवगुण कहते हैं जनरली, वैसे गुण को। हाँ, तो तल तो था ही, लेकिन इसमें तल का नेचर क्या है? अव, दबा हुआ है। तो इसलिए ऐसे दर्पण को हम नाम देते हैं अवतल दर्पण। इंग्लिश में इनको कहते हैं कॉन्केव मिरर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने देखे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के दर्पणों की बारे में थोड़ा सा जो है परिचय प्राप्त किया कि कैसे कैसे दर्पण के बारे में हमें मुख्य रूप से पढ़ना है। हमने देखिए एक समतल दर्पण देखा। समतल दर्पण क्या होता है? जिसमें उसका परावर्तनी सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, समतल हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर उठा है तो उत्तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर दबा है तो अवतल दर्पण। तो इस तरह के इतने दर्पण संभव है। स्टूडेंट, हमें जो है आगे पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि दर्पण जो है ना, इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो कुछ और शब्दावलियों की जरूरत पड़ेगी, अर्थात कुछ और टर्म्स की जो गोली दर्पण से संबंधित है, क्योंकि गोली दर्पण के बारे में ही हमें मुख्यतः पढ़ना है, फोकस हमारा इसी पे रहेगा। तो इससे संबंधित जो टर्म्स हैं पहले हमें उनके बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। आइए जो है जल्दी से हम एक बार ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। समतल दर्पण में टर्म्स इतने ही, अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए स्टूडेंट, जो गोलीय दर्पण होते हैं हमने देखा ये किसी गोले का हिस्सा है। तो ये जो है जिस गोले का हिस्सा है, आइए इससे संबंधित टर्म्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा है उसका कोई न कोई एक केंद्र रहा होगा। एक केंद्र जो है इस गोले का केंद्र था। और आप एक और शब्द यहाँ पर यूज करेंगे, कर्वेचर। कर्वेचर आप सुने ही होंगे। कर्वेचर का मतलब जनरली हम कहते हैं वक्र। तो वक्र भाग ये है, वक्र मतलब टेढ़ा है ना, तो वक्र जो भाग है ये पूरा का पूरा क्या है? कर्वेचर। तो कर्वेचर का जो सेंटर है उसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वक्र भाग का जो केंद्र है इसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। समझिएगा जरा। तो पहली डिफिनेशन आप यहां से याद रखेंगे, क्या है? वक्रता केंद्र। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। गोलीय दर्पण हमने देखा क्या है? गोले का भाग है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ये इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर। हाँ, ये उस स्फीयर का सेंटर है जिसका कि यह दर्पण एक हिस्सा है या भाग है। इट इज सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। हाँ, यह उस गोले का केंद्र है जिसका कि मिरर एक हिस्सा है। फिर से एक बार कह रहे हैं, हमने देखा कि ये जो दर्पण है एक गोले का हिस्सा है। हाँ, और जिस गोले का ये हिस्सा था उस गोले का जहां केंद्र था उसी केंद्र को हम क्या नाम देते हैं? वक्रता केंद्र। चलिए इसको जनरली हम डिनोट करते हैं, एक लेटर है सी, सी से निरूपित करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा आगे चलते हैं। अब देखिए बाकी हिस्सा को जरा मिटा दे ताकि आपको समझने में आसानी हो।
जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। देखिए स्टूडेंट, अब तो पूरा गोला रहा नहीं, पूरा गोला एक समय था जरूर, लेकिन उसका काट कर हमने बना दिया है दर्पण। तो अब हमें जो हिस्सा बचा है यहाँ पर आपको सिर्फ एक लाइन के रूप में दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये गोला था, 3D था, 3D में इसका शेप था। तो ये आपको एक तवे जैसा दिखेगा, इसको सामने से देखेंगे ना तो एक तवे जैसा दिखेगा। ये जो है सर्कुलर शेप में दिखेगा, वृत्ताकार। यहाँ पर सिर्फ एक लाइन दिख रही है, लेकिन वहां पर दिखेगा आपको वृत्ताकार। तो उस वाले वृत्ताकार जो हिस्सा है उसका भी एक बीच में केंद्र होगा, अर्थात ये जो ग्लास का वृत्ताकार वाला टुकड़ा है, आपको इसको सामने से देखेंगे तो वृत्ताकार हिस्सा दिखेगा, तो इसके बीचों बीच में भी एक बिंदु होगा ना। इसका जो आकृति है, इस आकृति का भी एक केंद्र होगा। हाँ, इस केंद्र को हम एक नाम देते हैं, वो है ध्रुव। तो एक और डिफिनेशन यहाँ पे, एक और टर्म आपको मिला, वो है ध्रुव, पोल। पोल किसको कहते हैं? इंग्लिश में इसके लिए कहेंगे ज्योमेट्रिकल सेंटर। हाँ, ज्योमेट्रिकल सेंटर, हिंदी में कहेंगे इसको ज्यामितीय केंद्र। ज्यामितीय केंद्र, इसका ज्यामितीय केंद्र दर्पण का। हमने अभी देखा कि जो दर्पण है उसका एक डिजाइन है, उसकी एक ज्यामिति है। ज्यामिति अभी अर्थ यहाँ पर उसकी आकृति है लगभग। तो उसकी आकृति के हिसाब से उसका सेंटर जहां पर आ रहा है, उस हिस्से को, जैसे आकृति यहाँ से यहाँ तक है तो बीचों बीच यहाँ पर लगभग बिंदु आएगा, इधर वाले दर्पण के बीचों बीच लगभग यहाँ बिंदु आएगा, तो यही बिंदु ही क्या कहलाएंगे? ध्रुव। और इसका इंग्लिश होता है पोल, तो इसको हम P से डिनोट करते हैं। जनरली जो ध्रुव होता है इसको P से डिनोट करते हैं। तो ध्रुव समझ गए हम लोग क्या होता है? दर्पण का ज्यामितीय केंद्र ही उसका ध्रुव कहलाता है। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे की डिफिनेशन की बात करें तो इसमें एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बार बार यूज होता है। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिला दें एक लाइन से, यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे मिला दें? पोल से, थ्रू ए स्ट्रेट लाइन, तो इस लाइन को नाम दिया जाता है मुख्य अक्ष। इस लाइन को नाम दिया जाता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष की डिफिनेशन बहुत आसान है। आप क्या कहेंगे कि जो मिरर है उसके ध्रुव को उसी के सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा को ही क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये देखिए दोनों तरफ अनंत तक जाएगी, ये दोनों तरफ जा रही है अनंत तक। ठीक है, तो मुख्य अक्ष बहुत ही आसान डेफिनेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एक और डेफिनेशन यहाँ पे हम जल्दी चर्चा कर लेते हैं, छोटा सा है, उसको कहते हैं द्वारक। द्वारक इंग्लिश में कहते हैं अपर्चर। तो स्टूडेंट इसका जो है अलग अलग जगह अलग अलग थोड़ा डेफिनेशन मिलेगा, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए क्या है। देखिए द्वारक में जो मुख्य शब्द है वो है द्वार। नाम से ही आप इसके समझ रहे हैं, द्वार मतलब एक तरह से गेट। गेट क्या होता है? घुसने के काम आता है। तो यहाँ कौन एंट्री ले रहा है? दर्पण पे कौन एंट्री ले रहा है? कौन वहां पे आ रहा है? वो है प्रकाश। तो प्रकाश जो है जिस हिस्से से मुख्य रूप से संबंधित है, प्रकाश का, दर्पण का काम है प्रकाश का परावर्तन। तो दर्पण का वह हिस्सा जो प्रकाश का परावर्तन कर रहा है, अर्थात जितने हिस्से से प्रकाश परावर्तित हो रहा है, उसी हिस्से को हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। ऐसे ही लेंस में लेंस का द्वारक कहलाएगा। तो बहुत आसान है। और हम ये भी जानते हैं कि जो क्षेत्रफल है उसके व्यास से संबंधित होगा, उसके त्रिज्या से भी संबंधित होगा। व्यास बढ़ेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा,
तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रंट फेसिंग एरिया जो सामने का क्षेत्र है ये भी हम बोल सकते हैं, या कहीं कहीं पर देखेंगे लिखा रहता है उसका व्यास मीन्स डायामीटर। तो जो मिरर है, दर्पण है, या जो लेंस अभी आगे पढ़ेंगे उसका वो जनरली वृत्ताकार रहता है, तो उसका जो व्यास होता है उसी को सामान्यतया कहा जाता है दर्पण का द्वारक। तो याद रखिएगा, व्यास को भी आप कह सकते हैं या तो क्षेत्र को भी कह सकते हैं, वह क्षेत्र जितने हिस्से से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है, चले वेरी गुड। हम जो है स्टूडेंट आगे की क्लास में, चूंकि क्लास बड़ी हो जाएगी इसलिए बाकी पोर्शन हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर।